हेलो एवरीवन, हम लोग न्यूक्लियस चैप्टर पढ़ रहे हैं जिसमें पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा कि कैसे इतने छोटे से न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स इतने पास रहने के बावजूद, इतने हैवी रिपल्सन के बावजूद वो न्यूक्लियस स्टेबल रहता है। ये हम लोगों ने देखा और उस स्टेबिलिटी का वजह जानने की कोशिश किया। फिर हम लोग देखा कि बाइंडिंग एनर्जी क्या है, बाइंडिंग एनर्जी कैसे निकलता है, कैसे मास डिफेक्ट होता है। लेकिन फिर बाद में ये समझ में आया कि बाइंडिंग एनर्जी कैन नॉट बी द बेसिस ऑफ ऑब्जर्विंग द स्टेबिलिटी ऑफ ए न्यूक्लियस, बिकॉज इन मेजर केसेस जहाँ पे बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा होती है बट वो अनस्टेबल पाए जाते हैं। सो वहाँ पे ये देखा गया कि जैसे हीलियम लिथियम है, हीलियम छोटा एटम है, लिथियम बड़ा है, फिर भी हीलियम न्यूक्लियस इज more stable than lithium nucleus. So it's a contradiction. So instead of binding energy as a whole, we started learning binding energy per nucleon, and then that was a good basis कि a nucleus having higher value of binding energy per nucleon is more stable. So वो ग्राफ का देखा हम लोगों ने कैसे जो छोटे छोटे न्यूक्लियस होते हैं वो फ्यूज होके ऊपर जाते हैं, मोर स्टेबल हो जाते हैं, और बड़े न्यूक्लियस टूट के फिशन करके छोटे न्यूक्लियस में बदल जाते हैं एंड देन दे स्टेबलाइज देमसेल्फ एंड बोथ द प्रोसेस एनर्जीज इवॉल्व। वो हम लोगों ने कैलकुलेशन देखा। इसके बाद अब आगे बात करेंगे हम लोग कि ये तो था कि न्यूक्लियस स्टेबल कैसे है। आज हम लोग बात करेंगे कि अगर न्यूक्लियस स्टेबल नहीं है तो क्या होता है ना। तो न्यूक्लियस स्टेबल नहीं है तो तीन घटनाएं होती हैं। एक तो फ्यूजन, एक फिशन जो हम लोग पढ़ चुके हैं, और एक तीसरा है रेडियो एक्टिविटी, है ना। तो अनस्टेबल न्यूक्लियाई स्टेबलाइज देमसेल्फ by following three methods। पहला फ्यूजन, और ये किसके लिए, स्मॉलर न्यूक्लियाई के लिए, और दूसरा फिशन, ये लार्जर न्यूक्लियाई होते हैं, एंड द थर्ड वन इज बाय रेडियो एक्टिविटी। ये तीन फेनोमेना है जिसके बेसिस से कोई न्यूक्लियस अपने को स्टेबलाइज करता है। ये फ्यूजन और फिशन हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रेडियो एक्टिविटी। सो रेडियो एक्टिविटी एक वेल नोन फेनोमेना है आप बच्चों के लिए, जिसमें आप जानते हैं अल्फ़ा, बीटा और गामा तीन पार्टिकल्स बाहर आते हैं और न्यूक्लियस इनके एमिशन से न्यूक्लियस अपने को स्टेबलाइज कर लेता है। तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि अल्फ़ा निकलता है तो क्या इफ़ेक्ट्स आते हैं, बीटा से क्या होता है, गामा से क्या होता है ना। इन पे कैलकुलेशंस कैसे हमको आते हैं ये हम लोग देखने जा रहे हैं। तो थोड़ा बहुत नोट किया जाए, रेडियो एक्टिविटी के बारे में थोड़ा बहुत नोट किया जाए, लिखा जाए कि radioactivity is a spontaneous nuclear phenomenon. Radioactivity is a spontaneous nuclear phenomenon in which an unstable nucleus undergoes three types of decays. कौन कौन? पहला तीन तरीके के डीके। पहला अल्फा डीके,
जिसमें हीलियम न्यूक्लियस बाहर आता है, अल्फा डी के 2He4 हीलियम न्यूक्लियस का बाहर आना, अल्फा पार्टिकल इज हीलियम न्यूक्लियस। दूसरा बीटा डी के, जिसमें इलेक्ट्रॉन और उसका एंटी पार्टिकल पॉजिट्रॉन बाहर आता है। एंड थर्ड इज गामा डी के, जिसमें लाइट फोटॉन्स बाहर आते हैं। ये तीन तरीके का डीके, इन तीन तरीके के डीके को हम रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। देखिए फिशन में भी एक न्यूक्लियस दो टुकड़े में हो जाता था, और कहीं तो अल्फा डीके में भी हो रहा है। अल्फा में से एक्स कोई एक्स एलिमेंट है वो वाई में चले गया, उसमें से अल्फा निकल गया। ये भी तो एक्स एक न्यूक्लियस था और वाई और हीलियम न्यूक्लियस दो न्यूक्लियस बन गया। तो फिशन इसमें क्या फ़र्क है? तो इसीलिए ये अलग से डिफाइन किया गया है कि सिर्फ किसी न्यूक्लियस का किसी दूसरे न्यूक्लियस और उसमें से अल्फा पार्टिकल निकलने को हम फिशन नहीं कहेंगे, उसको हम रेडियो एक्टिविटी के हेडिंग में रखे हैं, है ना। तो इसलिए फिशन अलग चीज़ हो गया, रेडियो एक्टिविटी अलग चीज़ हो गई। फिशन में कहते हैं ऑलमोस्ट इक्वल साइज के न्यूक्लियस में टूटना, एग्जैक्ट तो नहीं, एग्जैक्ट हो तो अच्छी बात है, बस ऑलमोस्ट इक्वल साइज के न्यूक्लियस में टूटने को ही फिशन कहा जाता है। और हीलियम का निकलना, इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन का निकलना, और गामा फोटॉन्स लाइट है उनका निकलना, गामा डीके, तीन तरीके के डीके होता है। इसको हम रेडियो एक्टिविटी कहते हैं, ठीक है। अब हम एक एक करके इन्हीं का एक पूरा स्टडी करेंगे, कौन कैसे निकलता है, इनके निकलने से क्या इफेक्ट पड़ता है, ये सब हम बातें करने जा रहे हैं। इस सब चीज़ ये पढ़ने से पहले हम समझें, जैसे ये सब जो चीज़ें होती हैं इसमें जो वैल्यूज़ निकलते हैं, जैसे अल्फ़ा निकला तो जो अल्फ़ा पार्टिकल उसमें से निकलेगा तो कुछ स्पीड से बाहर आता है ना। कोई एक्स एलिमेंट, कोई एक्स ऐसा हुआ, कोई एलिमेंट है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, इसका एटॉमिक नंबर Z और मास नंबर A है, ये वाई में बदल गया और एक हीलियम पार्टिकल यहाँ से निकला 2He4 का, इसमें से Z में -2 हो गया और A में से 4 घट गया। तो जब ये ऐसा X था, ये अभी आज के बाद ये टूट गया, ये दो टुकड़े हो गया, एक बना Y और एक बना अल्फा पार्टिकल। तो जस्ट ये एक से टूट के अलग नहीं हो जाते, दो पार्ट नहीं हो जाते, ये मूव करते हैं, ये भागता है, ऐसे भागता है, ये भी भागता है। इनमें काइनेटिक एनर्जी हो जाती है, जो आपका ये रेसिड्यू बचा वाई और जो एक्स बचा अल्फा पार्टिकल निकला, ये दोनों स्पीड से भागते हैं, इनके पास काइनेटिक एनर्जी होती है। तो ये सोचने वाली बात है कि ये रेस्ट पे है, ये अगर रेस्ट पे लेते हैं तो बट दे आर नॉट एट रेस्ट, दे स्टार्ट मूविंग। इस तरीके से जब ये इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन निकलते हैं तो स्पीड से बाहर आते हैं एलिमेंट से। तो सवाल ये है कि फिर तो हमारा अगर कोई रेस्ट पे है, चलने लगा, तो ज़रूर इसमें मोमेंटम कंजर्वेशन लॉज लगेंगे एक बात, और एनर्जी कंजर्वेशन भी तो लगेगा। आखिर ये जो ½ जो एनर्जी मिल रही है वाई और अल्फा पार्टिकल को, इसका ओरिजिन तो बताना होगा कि ये एनर्जी कहाँ से आई। तो वो वहीं से फिर वही बात जो पीछे हम लोग पढ़ते हैं, इसीलिए हम लोग रेस्ट मास या फिर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन सब पढ़ रहे हैं, इसीलिए पढ़ रहे हैं। जब देखेंगे कि जो एक्स था, इस न्यूक्लियस का जो मास होगा, आप देखेंगे वाई और अल्फा दोनों को मास जोड़ दीजिएगा तो उन दोनों को जोड़ने से भी एक्स का मास ज़्यादा होता है। यानी जब एक्स टूटेगा वाई और अल्फा में तो मास घट जाता है, रिएक्शन होने से मास घट गया, माने ये टूटने से मास घट गया। जब मास घटा तो जो मास घटा वो एनर्जी के रूप में बाहर आया, और वही एनर्जी में से वो एनर्जी एक्चुअली जो मास डिफेक्ट हुआ इस
due to this decay, that mass defect or energy corresponding to that mass defect, that is not binding energy, इस ये टूटने का एनर्जी हो गया. सो टूटने से जो एनर्जी मिला ड्यू टू द लॉस ऑफ मास, दैट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी ऑफ दिस टू पार्टिकल्स वाई एंड अल्फा. ठीक है. सो इसको हम लोग इसको समझाने के लिए क्या करते हैं, इसीलिए डिफाइन किया जाता है क्यू वैल्यू ऑफ न्यूक्लियर जो इस प्रोसेस का जो न्यूक्लियर प्रोसेस जो होगा, इस प्रोसेस का एक्स का टूटना डीके का क्यू वैल्यू ऑफ ए डीके कह सकते हैं आप. हम ब्रैकेट लिख देते हैं ऑफ ए न्यूक्लियर डीके. कोई न्यूक्लियर डीके होता है तो हम लोग इसको न्यूक्लियर रिएक्शन न करके न्यूक्लियर डीके बोलेंगे. रिएक्शन इज मोर एप्रोप्रिएट टर्म फॉर केमिकल प्रोसेसेस. हम लोग डीके वर्ड यूज करेंगे. तो क्यू मतलब क्वांटिटी से क्यू लिया गया है कि वही बात कि कितनी एनर्जी निकली, कितनी एनर्जी मिली जो इनको चलाने में काम आएगी, है ना, उसको बोलते हैं हम क्यू वैल्यू ऑफ ए न्यूक्लियर डीके. तो इसको लिखा जाए क्या होता है, क्यू वैल्यू का डेफिनेशन लिखा जाए कि इन ए न्यूक्लियर रिएक्शन, न्यूक्लियर डीके लिखे, इन ए न्यूक्लियर डीके. कहीं कोई रिएक्शन लिख देता है तो हम लोग झगड़ा नहीं करेंगे, नाम है, टर्म है, कोई ऐसा दिक्कत नहीं. इन ए न्यूक्लियर डीके द डिफरेंस बिटवीन द रेस्ट मास एनर्जी ऑफ the initial rest mass energy of the initial element जो हम लिए हैं, initial element, and that of the final products. Initial element and that of the final products is called Q value of the final products is known as Q value of the nuclear reaction या process या decay, nuclear decay. ठीक है. फिर लिखे दिस मच एनर्जी, जो क्यू वैल्यू होगा, दिस मच एनर्जी इज मेड अवेलेबल for the kinetic energy of the products. This much energy is made available for the kinetic energy of the products. ठीक है. जितना किसी रिएक्शन का Q वैल्यू होगा उतना ही एनर्जी उनके प्रोडक्ट्स को मिलेगा इन टर्म्स ऑफ क्या, काइनेटिक एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी. पहले वो मास इनका एनर्जी रहा होगा, मास की एनर्जी रहा होगा, बट वो एनर्जी में कन्वर्ट होकर वो मैकेनिकल एनर्जी के रूप में प्रोडक्ट्स को मिलता है. उसी स्पीड से लोग भागते हैं. ठीक है. जैसे हम लोग बात करते हैं, पहला लिखते हैं अल्फा डीके. अल्फा डीके में इसका सेम रिएक्शन लिख दीजिए आप लोग यहाँ पर. अल्फा डीके का ये रिएक्शन यहाँ लिखिए. सेम चीज़, पूरी चीज़ यहाँ कॉपी कर लीजिए. इस हेडिंग के अंदर ये चीज़ कॉपी कीजिए यहाँ पर. लिखिए बालक. तो
अब इस जो हम लोग रिएक्शन लिखे हैं इसका क्यू वैल्यू हम लोग निकालना चाहते हैं। क्यू वैल्यू के लिए क्या होगा, तो क्या करेंगे, रेस्ट मास जो इनिशियल एलिमेंट है और जो फाइनल प्रोडक्ट्स है इनके रेस्ट मास एनर्जी में डिफरेंस है। तो रेस्ट मास मतलब इसका रेस्ट मास एनर्जी मतलब कितना हो गया, इसका मास इंटू सी स्क्वायर माइनस इन दोनों का मास इंटू सी स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं हम लोग कि मास ऑफ एक्स, मास ऑफ एक्स इसके न्यूक्लियस का मास है, मास ऑफ एक्स माइनस मास ऑफ न्यूक्लियर मास ऑफ वाई माइनस न्यूक्लियर मास ऑफ दैट हीलियम अल्फा पार्टिकल, ये जो डिफरेंस है इनटू सी स्क्वायर। इतना मास का लॉस हुआ दैट कन्वर्टेड टू सी स्क्वायर, इतनी एनर्जी हमको मिली, इतनी एनर्जी हमारा एमिशन होगा, इतनी एनर्जी मिलेगा हमको। और वो एनर्जी किसके रूप में अवेलेबल होगा, इन दोनों काइनेटिक एनर्जी के रूप में। ये जो लिखे हम न्यूक्लियर मास, ये न्यूक्लियस का था ना इसलिए लिखे हैं। अक्सर न्यूक्लियस का ना दे के एटम का दे सकता है, एटम का मास दे दिया तो एटम का मास देगा तो भी कोई दिक्कत नहीं, सेम चीज़ होगा। यहाँ एटम का मास कर, क्योंकि एटम और न्यूक्लियस में क्या फ़र्क है, इलेक्ट्रॉनों को तो फ़र्क है। तो जितने जितने इलेक्ट्रॉन यहाँ हैं एक्स में उतना ही इलेक्ट्रॉन इनको मिल के है, Z-2 + 2 इधर कितने, इन दोनों को मिला के कितने इलेक्ट्रॉन्स है Z, और इसमें कितने हैं Z। तो ध्यान देंगे तो इस प्रोसेस में अल्फा एमिशन में इलेक्ट्रॉनों का ना लॉस हुआ है ना गेन हुआ है। इसलिए जो इलेक्ट्रॉन जितना इलेक्ट्रॉन आपके एलिमेंट में तो उतने ही प्रोडक्ट में है, इसलिए वो दोनों तरफ से कट जाएगा। इसलिए अगर ये जरूरी नहीं कि न्यूक्लियर का मास हो, अगर एटॉमिक मास देता है तो भी सेम ही होगा। ये दे दे तो भी कोई अलग बात नहीं है। एटम का मास हर एक जगह नहीं होगा, ध्यान रखना है। अभी बीटा एमिशन में इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज होना है, इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो इलेक्ट्रॉन का लॉस गेन हो सकता है वहाँ पर, तो वहाँ हम लोग कंसिडर करेंगे। बिकॉज यहाँ पे टोटल इनिशियल इलेक्ट्रॉन इक्वल फाइनल इलेक्ट्रॉन लिखेंगे तो यहाँ इलेक्ट्रॉन का मास और यहाँ का इलेक्ट्रॉन कट जाएगा, इसलिए यहाँ न्यूक्लियर का मास और एटम का मास दोनों में क्या हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये बातें क्यों बोली जा रही हैं, ये कन्फ्यूजन ना हो जाए। कभी कभी एटम का मास देता है, बिकॉज हकीकत में आप सोचिए कहीं भी कोई साइंस की कोई भी मेजरमेंट एक्सपेरिमेंट से किया जाएगा मास का, तो हमको एटम का ही मास निकल के आएगा। न्यूक्लियस का मास कैसे निकालें, कैसे उतने सारे इलेक्ट्रॉनों को आप आयोनाइज करोगे, सारे इलेक्ट्रॉनों को आयोनाइज करना आसान काम थोड़ी है। इसलिए अक्सर हमको एटम का ही मास दिया रहता है। इसलिए एटम का मास और न्यूक्लियस मास में फ़र्क कहाँ पड़ेगा हमको जानते रहना चाहिए। अल्फा एमिशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो इनिशियल थी वो फाइनल थी, दोनों घट के कट जाएगी, इसलिए ये बात होगा। अगर ये डेल्टा एम आ गया तो अगर हम इसको ऐसे भी कल को लिख पाएंगे, जो क्यू होगा डेल्टा एम इंटू क्या 931 वाला भी याद रखें हम लोग, 931.5 MeV में आ जाएगा। अगर ये किस में आया है, ये MU में, ये तो आप जानते पर याद दिला दिया मैं। तो एक तो ये बात होगी। इससे महत्वपूर्ण बात वो देखिए, इधर देखिए, मान लीजिए ये रेस्ट पे था, दोनों टूट के चला, तो इसका मोमेंटम P अल्फा कह दे रहे हैं, इसका मोमेंटम PY कह दे रहे हैं, इसका मोमेंटम तो 0 था। तो एनर्जी का तो कंसिडरेशन कर लिया गया कि एनर्जी कितनी मिलेगी। इसका हम काइनेटिक एनर्जी को KY कह ले रहे हैं, इसका काइनेटिक एनर्जी को K अल्फा कह ले रहे हैं। तो ये तो समझ में आ गया कि KY प्लस K अल्फा इक्वल टू क्या, Q। नहीं, जितनी एनर्जी थी वो इन दोनों को काइनेटिक एनर्जी ग्रुप में मिल जाएगी। लेकिन एक बात और ध्यान देने वाली बात है, कैलकुलेशन आसान करने की बात ध्यान से, नहीं तो बड़ी लंबे हो जाएंगे कैलकुलेशंस। बालक अगर हम मोमेंटम कंजर्व कराएं तो 0 इक्वल टू हो जाएगा PY माइनस PY प्लस P अल्फा, दैट इज़ क्या हो गया
पी वाई प्लस पी वाई इक्वल पी अल्फा। दोनों का मास अलग अलग है इसलिए वेलोसिटी अलग अलग होगा, लेकिन दोनों का मोमेंटम सेम होगा। इससे बड़ी काम का चीज़ निकलेगा, क्योंकि आप जानते हो काइनेटिक एनर्जी होता है p²/2m, जानते हैं ना, हाफ एम बी स्क्वायर इक्वल टू एम भी करके मोमेंटम तो इतना आता है। सो सिंस दोनों का p सेम है, इसलिए बड़ी महत्वपूर्ण बात ये हुई कि के वाई अपान के अल्फा इक्वल टू एम अल्फा अपन एम वाई। ये बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है कैलकुलेशंस करने में। यानी क्या करना है, अगर पूरा क्यू वैल्यू पता है तो किसको कितना वेलोसिटी मिलेगा, किसको कितना काइनेटिक एनर्जी मिलना, इसके लिए कोई सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। बस जो टोटल क्यू वैल्यू हो उसको बांट देना किस रेशियो में, मास का रिवर्स रेशियो में, तो टोटल एनर्जी निकल आएगा। तो ये कैलकुलेशन के समय बहुत आसान कर देता है आपको। इस पे जे खूब क्वेश्चन पूछता है ना, करके देखते हैं इस पर क्वेश्चन। चलिए नोट कीजिए, इस पे हम 2 IIT आज एडवांस में आए हुए 2 क्वेश्चन आपको करके दिखाते हैं। चलिए पूरा प्रॉपर से क्वेश्चन नोट कीजिए। लिखिए कि ए न्यूक्लियस विथ मास नंबर 220, a nucleus with mass number 220 initially at rest undergoes alpha decay. ठीक है। अब लिखा है कि इफ द क्यू वैल्यू ऑफ द रिएक्शन इज 5.5 MeV, Q value of the reaction is 5.5 MeV, then calculate the kinetic energy of alpha particle. Then calculate the kinetic energy of alpha particle. ऑप्शंस दिया हुआ है, आप कर दीजिए। हम ऑप्शन नहीं लिख रहे हैं, आसान इसलिए आप कर ले रही। जेड का 2x एलिमेंट मान लिया, उसका जेड 220 था, वो टूट के कुछ वाई और हीलियम में गया होगा, और इसका क्यू वैल्यू दे दिया आपको 5.5 MeV। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल आपको निकालना है। ये जेईई एडवांस का क्वेश्चन है, आप खुद से करके बताइए। तो उम्मीद करते हैं सभी लोगों ने पॉज किया होगा और सॉल्व किया होगा, और हम लोग आंसर्स आपस में सॉल्यूशन मिला रहे हैं। ये टोटल क्यू वैल्यू हो गया। अल्फा का पूछा है, तो जो कहा कि x मान लीजिए जाता है y और अल्फा में, तो ये 220 का है, तो ये कितने का होगा? 216 का हुआ है ना। तो इसलिए के अल्फा अपान के
y इक्वल क्या होगा, एम वाई बाई एम अल्फा। अभी पढ़े हम लोग मास का उल्टा रेशियो, यानी ये हो गया 216/4, दैट इज ये कितना हो जाएगा 54। तो ये 54/1 हो गया, यानी हम लोग को जो Q वैल्यू है उसको इस रेशियो में बांट देंगे तो हमको निकल जाएगा। इसलिए K अल्फ़ा कितना हो गया, तो Q वैल्यू को इस रेशियो में बांटा जाए तो कितना हो जाएगा 54/54 + 1 × 5.5, दैट इज हो गया 54/55 × 5.5, ये 0.1 हो गया, तो आंसर हो गया 5.4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखा आपने, इससे कैलकुलेशन कितना आसान हो जाएगा। इसलिए सीधे नहीं सॉल्व करना है, ये ट्रिक को यूज़ करेंगे हमेशा, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन कीजिए। 2019 जेई एडवांस का बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन जेई ने पूछा। ये क्वेश्चन लिखा जाए जरा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, लिखिए। कि सपोज एक एलिमेंट दे रहा है 22638 का, 22688 का, सॉरी। suppose this nucleus at rest is at rest, is the nucleus at rest in ground state, undergoes alpha decay, into Rn 22286। ये अल्फा डीके हो गया। Decays to this in its excited state, क्वेश्चन लिखिए फिर आपको समझाते हैं। In its excited state, लिखा आपने, आगे लिखिए। The kinetic energy of emitted alpha particle, is 4.44 MeV। ठीक, फिर लिखेगी द Rn न्यूक्लियस, ये वाला जो प्रोडक्ट बना है, द Rn न्यूक्लियस then goes to its ground state, Rn nucleus goes to its ground state by gamma decay, पूरा क्वेश्चन लिखिए फिर समझते हैं हम लोग। गामा डीके, द एनर्जी ऑफ emitted gamma photon is, एनर्जी ऑफ दैट गामा फोटोन इज कितना, KeV, किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये क्वेश्चन, और आपको सब मास दे दिया है कि जो रेडियम का मास लेना है आपको 226.005 स्मॉल u, Rn का लेना है 222.000 u, और अल्फा का भी 4 लेना है। हीलियम का मास लेना आपको 4.0 u,
ठीक है। और एक डाटा दिया है जो जानते हैं आप, लिखा है 1U इक्वल टू 931 MeV/c²। समझ रहे हैं क्या डेटा दे रहा है आपको? ये डेटा दिया है, ये क्वेश्चन समझना है। हम एक बार आपको समझाते हैं और फिर आप कीजिए, फिर मैं सॉल्व करूंगा। जैसे एटम्स होते हैं, उनके इलेक्ट्रॉन्स ग्राउंड स्टेट में होते हैं, फिर उनको एनर्जी मिलने से वो एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं। वैसे ही भले हम लोग ना जानते हैं या ना पढ़ेंगे, हम लोग मैंने साइंस जानता है, हम लोग इस लेवल पर नहीं पढ़ेंगे। न्यूक्लियस के अंदर भी जो प्रोटॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं, उनका ना लेवल होता है, उनका भी एक एनर्जी लेवल होता है। जैसे इलेक्ट्रॉनों का एटम एनर्जी लेवल है, वैसे न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियनों का भी एनर्जी लेवल होता है। जब कोई न्यूक्लियन लो एनर्जी से हाई एनर्जी में चले जाता है ड्यू टू अल्फा पार्टिकल निकलना या बाहर से कोई बम्बार्डमेंट हो जाता है, तो न्यूक्लियॉन्स लो से हाई एनर्जी स्टेट में चले जाते हैं विद इन द न्यूक्लियस। एंड व्हेन दे कम फ्रॉम दैट हायर स्टेट टू लोअर स्टेट, दे एमिट लाइट इन टर्म्स ऑफ क्या, गामा फोटॉन्स। हाइड्रोजन एटम सबसे छोटा एटम था, तो हम टॉप से नीचे आते थे, मतलब कि हाई एनर्जी से लो एनर्जी में आते थे, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो उतने इलेक्ट्रॉन वोल्ट के रेंज का फोटॉन्स निकलता था। अभी ये जो जेड है बहुत हाई है, बहुत जेड देख रहे कितना बड़ा बड़ा जेड है। तो जब इसकी एक तो ये बात है, लेकिन क्योंकि वहाँ एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में थी, इसलिए इलेक्ट्रॉन 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में थे, तो वहाँ पे एक लेवल से दूसरे लेवल में आते थे, तो फोटोनों की एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होती थी। लेकिन न्यूक्लियस के अंदर तो एनर्जी देख ही रहे हैं, बाइंडिंग एनर्जी किस मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का है। तो न्यूक्लियस के अंदर जब हाई एनर्जी से लो एनर्जी में न्यूक्लियन आएगा, तो वहाँ जो फोटोन निकलेगा उसकी एनर्जी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होगी। तो वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 10.6 का स्ट्रॉन्गर एटम फोटॉन्स निकलते हैं, और वही गामा फोटॉन्स होते हैं। एक तरीक़े से मैंने आपको गामा फोटॉन कैसे निकलते हैं ये भी बता दिया गया। गामा फोटॉन की पढ़ाई ख़त्म होगी क्या? मैं फिर से रिवाइज करूँगा, गामा फोटॉन कैसे निकलते हैं। अल्फ़ा बीटा गामा, बीटा पढ़ाई चलेगा, अल्फ़ा चल रहा है, गामा की बात ख़त्म हो रही है। क्या कि जैसे एटम्स होता है, वैसे न्यूक्लियस के अंदर भी न्यूक्लियनों का अपना एनर्जी डिफाइंड स्टेट होता है। देयर आर सम ग्राउंड स्टेट्स एंड देयर आर सम excited states. When a nucleon from excited state comes to a lower energy, that is ground state, then a gamma photon is emitted equal to the energy gap between the two energy levels. उससे गामा फोटोन वहाँ से एमिशन होता है। ये वही कह रहे हैं कि जब इन्होंने कहा जैसे अल्फा निकला तो ये अपने एक्साइटेड स्टेट में चले गया। लिखा है ना कि आर इज इन एक्साइटेड स्टेट। न्यूक्लियस मतलब उसके न्यूक्लियन कुछ एक्साइटेड स्टेट में चले गए, फिर अल्फा चलने लगा, रेडॉन भी चल रहा होगा, आर एन भी चल रहा होगा। लेकिन कहता है कि जब रेडॉन के अंदर का जो न्यूक्लियॉन्स जो एक्साइटेड में गए थे, तो जो ग्राउंड में आते हैं वो लोग, तो जो फोटोन निकालेंगे गामा फोटोन होगा, उसकी एनर्जी किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना। ये क्वेश्चन अब मैं चाहता हूँ कि आप एक बार खुद से ट्राई करें, नहीं तो मैं तो सॉल्व करूँगा ही करूँगा। हाँ, ज़रा पॉज कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए क्वेश्चन, फिर मैं आपके लिए सॉल्व करता हूँ। ट्राई कीजिए अपने से। चलिए, तो उम्मीद करते हैं आपने इसको पॉज किया यहाँ पर और अपने से सोचा, जितना भी सोचा उसके आगे हम लोग बात करते हैं कि आपने क्या सही सोचा या क्या सोचना कैसे चाहिए था। देखिए सर, ये जो रिएक्शन हुआ है या डिके जो हुआ है, इसका अपना कुछ क्यू वैल्यू होगा। वही क्यू वैल्यू से रेडॉन और हीलियम चलेंगे। तो हीलियम का हमको काइनेटिक एनर्जी दे दिया है, तो हम आरएन का काइनेटिक एनर्जी निकाल लेंगे। अभी हम लोग मेथड सीखे हैं और हम इनका इस रिएक्शन का क्यू वैल्यू भी निकालेंगे। और हम जानते भी पढ़े हम लोग कि जितना भी क्यू वैल्यू है वो आरएन और अल्फा पार्टिकल को मिलना चाहिए चलने के लिए।
तो अगर हम इस रिएक्शन का Q वैल्यू निकालें और देखें कि उसमें से कितना Rn और अल्फ़ा यूज किया है, अगर कुछ बचा होगा तो वो शायद Rn के अंदर एक्साइटेशन में गया होगा। अब फिर जब वो डिक्साइट होगा तो उतने एनर्जी का फोटोन बाहर आएगा। यही प्लानिंग है। हम लोग प्लानिंग ये है कि Rn की क्वांटिटी निकाल ली जाए, रिएक्शन का Q वैल्यू निकाल लिया जाए, और जो एनर्जी यहाँ एब्सेंट दिख रही है वो निकाला जाए, वही एक्साइटेशन में यूज होगा, और वही जब डी एक्साइट होगा तो उतने एनर्जी का फोटोन बाहर आएगा। ठीक है, लेट अस सॉल्व। तो फर्स्ट ऑफ ऑल let us find the value of Q value of the reaction. So Q वैल्यू हो गया इसका क्या, मास ऑफ Ra माइनस मास ऑफ Rn माइनस मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इंटू C² या 931.5 जो भी होगा। ज़रा मास निकाल दिया जाए। देखिए ना, सिंपल दिया है, जोड़ लीजिए। तो Ra का 226.005 है, इन दोनों को जाएंगे तो 226 आ जा रहा है, यानी 0.005 हो गया। तो सीधे लिख दिया जाए कि अब Q वैल्यू हो जाएगा 0.005 इंटू 931 MeV। चीज़ को हटा दी, यूनिट हटा दिया, समझ रहे ना सब लोग। जोड़ेंगे तो 226 है, ये 226.005 है, डिफरेंस 0.005 का आ गया, यानी कितना हो गया, ये मल्टीप्लाई कर लिया जाए। ठीक है, सही किया मैंने, मल्टीप्लाई कीजिए। 5 × 5 और 15 5 1, सही है। इतनी एनर्जी होनी चाहिए जहाँ भी हो। हीलियम के पास 4.44 है, तो रेडियम के पास निकालते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि Rn अपान K अल्फ़ा इक्वल टू क्या, मास ऑफ अल्फ़ा अपान मास ऑफ Rn। यही तो पढ़े अभी हम लोग। तो मास ऑफ अल्फ़ा सर हो गया 4, Rn का हो गया 222, नहीं, सो K ऑफ Rn कितना हो गया, इसको मल्टीप्लाई कर दे, 4 अपान 222 इंटू 4.44। देखना डेटा कितना बढ़िया दिया है एडवांस में। तो इसका कट गया, 0.01 हो गया, तो कितना हो जाएगा, इसे 0.04 हो जाएगा, कट जाएगा ना ऐसे, नहीं सॉरी, कितना हो जाएगा ये 0.02 ना, तो ये टोटल कितना होगा बालक, 0.08 MeV। तो इतना मिला Rn को। सो इन दोनों को मिला के जो मैकेनिकल एनर्जी है हमारे पास, मैकेनिकल एनर्जी है वो कितनी हो मिल गई हमको, 4.44 और प्लस 0.08, ये कितना हो गई, तो ये हो गया 2, यहाँ हो गया, यहाँ 5 हो गया, यहाँ पर 4 हो गया, नहीं, दोनों के पास मैकेनिकल एनर्जी इतना मिला 4.52, जबकि एनर्जी अवेलेबल है इतना। तो जो एनर्जी यहाँ नहीं दिख रही है मैकेनिकल एनर्जी के रूप में, वही रेडॉन के न्यूक्लियस के अंदर उसके न्यूक्लियॉन्स को एक्साइट करने में लगी होगी, और फिर एक्साइट होगा तो वही फोटॉन्स बाहर आएंगे। सो हमारा आंसर हो गया। इसलिए हम लोग का आंसर होता है इस दोनों का डिफरेंस 4.655 में से घटाना है 4.52 को, दैट इज 5 हो गया, यहाँ 3 हो गया, यहाँ 1 हो गया, यहाँ 0 हो गया, MeV, बट वी हैव टू रिपोर्ट द आंसर इन KeV। इसमें 10³ मल्टीप्लाई कर देंगे, इट इज 135 KeV। आंसर इज 135। ये इंटीजर बेस्ड क्वेश्चन आया था 2010 एडवांस में, ये क्वेश्चन हुआ, ठीक है। तो ये जो कैलकुलेशन, इस पर नज़र रखना है, ये हमेशा आपको आसान कर देगा क्वेश्चन को।
ठीक है, चलिए, तो ये अल्फा पार्टिकल का एमिशन का हुआ, कैसे कैसे एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट होती है और कहाँ कहाँ एनर्जी खर्च होती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं दूसरा अगला बीटा एमिशन। नेक्स्ट वन बीटा डीके। बीटा डीके 3 मोड्स में होते हैं। 3 मोड्स, 3 तरीके से इन तीनों प्रोसेस को हम बीटा डीके ही कह सकते हैं। पहला कहता है बीटा माइनस डीके, मतलब वहाँ पर एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये कैसे होता है? न्यूक्लियस कोई एक्स है जिसका जेड और ए है, तो उसमें का जो न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन जो है न्यूक्लियस के अंदर ही प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाता है। इनसाइड द न्यूक्लियस न्यूट्रॉन कन्वर्ट्स इनटू प्रोटॉन। तो ऐसे न्यूक्लियस जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या ज़्यादा है प्रोटॉनों से, तो अनस्टेबल हो जाता है। एक रेशियो मेंटेन होना चाहिए n/z का। तो जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या ज़्यादा है वहाँ पर अनस्टेबिलिटी होती है, तो वहाँ का न्यूक्लियस के अंदर ही न्यूट्रॉन प्रोटॉन बदल जाता है। मतलब ये न्यूक्लियस है, आज एक न्यूट्रॉन है, उसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर भागा, वही न्यूट्रॉन कल से प्रोटॉन कहलाने लगेगा। सो वहाँ पर वही बना और एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन बदल गया, तो प्रोटॉन की संख्या एक बढ़ गई। लेकिन ध्यान रहे न्यूक्लियनों की संख्या नहीं बढ़ी, न्यूक्लियन उतने रहे। जो न्यूट्रॉन था कल से उसका नाम प्रोटॉन हो गया। तो न्यूक्लियन तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन मिला के होता है, इसलिए उनमें कोई चेंज नहीं हुआ और इसके अंदर से एक इलेक्ट्रॉन तुरंत बना और वो बाहर निकला। इसके साथ साथ यहाँ एक और पार्टिकल निकलता है जिसको बोलते हैं एंटी न्यूट्रिनो। एक्चुअली क्या हुआ, एक न्यूट्रॉन ये कन्वर्टेड इनटू ए प्रोटॉन एंड एन इलेक्ट्रॉन एंड एन एंटी न्यूट्रिनो। दिस इज द कन्वर्जन इनसाइड द न्यूक्लियस। न्यूट्रॉन का प्रोटॉन में कन्वर्जन दिखा गया है। तो न्यूट्रॉन का प्रोटॉन में जाना, इलेक्ट्रॉन का बनना और तुरंत उस न्यूक्लियस से बाहर भाग जाना। और एक उसके साथ साथ एक और पार्टिकल निकलता है जिसको बोलते हैं एंटी न्यूट्रिनो। इसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी हम लोग अभी प्राप्त करेंगे। न्यूट्रिनो के बारे में अभी आपको बताया जाएगा। तो एक तो ये प्रोसेस है बीटा, इसको बीटा माइनस डीके भी कहा जाता है। अगला दूसरा प्रोसेस है बीटा प्लस डीके, जिसमें पॉजिट्रॉन्स का एमिशन होता है, पॉजिट्रॉन एमिशन। पॉजिट्रॉन एमिट होते हैं। पॉजिट्रॉन्स आर एंटी पार्टिकल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन सेम मास है, बस इलेक्ट्रॉन में जितना नेगेटिव चार्ज है उतना ही पॉजिट्रॉन में पॉजिटिव चार्ज है, उसका एंटी पार्टिकल है। तो उसमें क्या होता है, एक प्रोटॉन कन्वर्ट हो जाता है किस में, न्यूट्रॉन में, और वहाँ से एक पॉजिट्रॉन, ई ही लिखते हैं उसको, और साथ साथ एक निकालता है न्यूट्रिनो। प्रोटॉन का न्यूट्रॉन में कन्वर्जन, ये था न्यूट्रॉन का प्रोटॉन में कन्वर्जन, वो है प्रोटॉन का न्यूट्रॉन में कन्वर्जन। अगर आपको याद हो तो शुरू में आपको बताया गया था कि ये रिएक्शन जो न्यूट्रॉन अगर न्यूक्लियस के बाहर अगर हवा में छोड़ देंगे
तो विदिन 15 मिनट्स ये खुद से टूट जाता है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और एक पार्टिकल है एंटी न्यूट्रिनो में। तो ये तो न्यूट्रॉन, न्यूक्लियस के बाहर भी ये रिएक्शन संभव है, न्यूक्लियस के अंदर तो संभव है ही, लेकिन ये जो रिएक्शन है ये न्यूक्लियस के बाहर संभव नहीं है। बिकॉज अब देख रहे हैं ये प्रोटॉन है, वो न्यूट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन और कुछ और निकला। प्रोटॉन तो हल्का है ना, उससे भारी तो न्यूट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन का भी कुछ तो मास है। सो ये तो इसमें तो मास बढ़ रहा है, तो अपने से मास तो नहीं बढ़ सकता। इसलिए प्रोटॉन का बाहर, न्यूक्लियस के बाहर न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होना ये नहीं होता, इम्पॉसिबल नहीं होता ही नहीं है, सीधा बात। दिस रिएक्शन इज पॉसिबल ओनली इनसाइड ए न्यूक्लियस। ठीक है, तो क्या होता होगा, यहाँ पर कोई एक्स एलिमेंट होता होगा जेड का, उसमें का एक प्रोटॉन गायब हो गया, यानी प्रोटॉन की संख्या घट गई, लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या, न्यूक्लियनों की संख्या नहीं घटी। न्यूक्लियन सभी बुत नहीं है, नाम एक का बदल गया है, और यहाँ से एक पॉजिट्रॉन निकला, पॉजिटिव चार्ज वाला, और एक न्यूट्रिनो। दो बात हो गई। और तीसरा मोड, कहा ना कि 3 तरीके से ये बीटा एमिशन हो सकता है। तीसरा मोड है, कहा जाता है इलेक्ट्रॉन कैप्चर। इलेक्ट्रॉन कैप्चर, कहीं कहीं के कैप्चर भी लिखा रहेगा तो वही बात है, इलेक्ट्रॉन कैप्चर। ये घटना है जहाँ पर जो न्यूक्लियस है, जिसमें प्रोटॉनों की संख्या ज़्यादा है न्यूट्रॉनों से, वो अपने ही एटम के नियरेस्ट इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन को कैप्चर कर लेता है, खा जाता है। तो प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन, किसके इलेक्ट्रॉन को? खुद अपने एटम नियरेस्ट जो ऑर्बिट होगा, इसीलिए के कैप्चर भी कहा जाता है, बिकॉज हम लोग मानते हैं कि नियरेस्ट सेल है, नियरेस्ट ऑर्बिट है। तो वो प्रोटॉन, न्यूक्लियस का प्रोटॉन, ये न्यूक्लियस का जो प्रोटॉन है, एक इलेक्ट्रॉन को खाया। ये कहाँ का इलेक्ट्रॉन है? एटम का इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी का इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन खाया और बदल गया किस में? न्यूट्रॉन में। न्यूट्रॉन न्यूट्रल हो गया, न्यूट्रॉन बन गया। लेकिन इस दौरान एक न्यूट्रिनो नाम का पार्टिकल भी निकलता है। न्यूट्रिनो क्या होता है, एंटी न्यूट्रिनो क्या होता है, हम लोग बात करेंगे। पहले हम लोग ये कन्वर्जन समझ लें। यानी क्या होगा, अगर एक्स कोई एलिमेंट रहा होगा जिसका जेड ए रहा होगा, वो क्या हो गया, आज से वाई बन गया, और उसका जेड एक कम हो गया, एक प्रोटॉन उसका ख़त्म हो गया। लेकिन ए नहीं बदला, क्योंकि प्रोटॉन कल से न्यूट्रॉन कहलाने लगा, और इसमें से एक न्यूट्रिनो बाहर आया। इसमें से एक यहाँ लिख देना था, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन एक खाया है, बाहर का इलेक्ट्रॉन, लेकिन ध्यान में नहीं है, एलिमेंट का इलेक्ट्रॉन, और इसमें कन्वर्ट हो गया। तो ये 3 प्रोसेस है। बीटा डीके मतलब तीनों से हो सकता है। बीटा डीके मतलब 3 तरीके, 3 मोड से होते हैं। तीनों में से कोई हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन, कि कहाँ पे प्रोटॉन ज़्यादा है, कहाँ न्यूट्रॉन ज़्यादा है, ये सब देखता है। और ये सब होने की स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, प्रोबेबिलिटी है, कब कौन होगा, इसके लिए हम लोग अभी कुछ नहीं पढ़ सकते। पूरी क्वांटम मैकेनिक्स इसमें लगता है, वो सब जान, उससे पढ़ाई होता है। अभी हमारे लिए इतना ही बहुत है कि हम क्या जानें, क्या क्या प्रोसेस है। इन तीनों में क्या कॉमन है? बीटा डीके में देखिए, क्या तीनों में ऐसे क्या चीज़, उस सब में एक ही चीज़ हो रहा है। आप अगर सही गेस कर रहे हैं तो आप शायद ये सोच रहे हैं, सही सोच रहे हैं कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आपस में कन्वर्ट हो रहे हैं। किसी में प्रोटॉन न्यूट्रॉन बन जा रहा है, किसी में न्यूट्रॉन प्रोटॉन बन जा रहा है, इलेक्ट्रॉनों का एक्सचेंज हो रहा है। इसलिए न्यूक्लियॉन्स में चेंज नहीं हो रहा। जो इनिशियल आपका प्रोडक्ट है, जो इनिशियल जो एलिमेंट है, वो जो प्रोडक्ट बना रहा है, उन दोनों में न्यूक्लियॉनों में कोई चेंज नहीं हो रहा है। सो बीटा डीके में सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जो अल्फा में यही चेंज हो रहा था, न्यूक्लियॉन घट के 4 न्यूक्लियॉन खत बाहर निकल गए थे उसमें से, इसमें नहीं चेंज होता, इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज होगा। तो इसमें एक नीचे यहाँ नोट कर लिख दिया जाए, नोट का पहला पॉइंट लिखा जाए कि ड्यूरिंग बीटा डीके
there is interconversion during beta decay. There is interconversion of प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, आपस में एक्सचेंज होते हैं. इंटरकन्वर्जन ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, पहला बात. उस न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स. दूसरा बात लिखा जाए, नहीं उसी में लिख दिया जाए पहले में. देयर इज इंटरकन्वर्जन ऑफ न्यूट्रॉन प्रोटॉन ड्यू टू विच the mass number of the product remain same. मास नंबर में चेंज नहीं, एक ही रह गया. मास नंबर रिमेन सेम. दूसरा बात लिखिए, वैसे तो ये जो हमने लिखा ये यही हकीकत है, यही नॉमेनक्लेचर है, इस तरह से होना चाहिए. बट कभी कभी देखते हैं मेंस जैसे एग्ज़ाम जो भी है और भी एग्ज़ाम्स हैं उनमें सीधा बीटा डीके बोल के कह दिया, तो वहाँ पे आपको सावधान होना होगा. कौन सा बीटा डीके, ऑप्शन देख के पढ़ना पड़ेगा. और मैं आपको लिखवाने जा रहा हूँ कि अगर बीटा डीके सिर्फ कह दिया है, कुछ नहीं बोल रहा है, तो वो लोग अक्सर इसी को बीटा डीके मान के क्वेश्चन पूछ लेते हैं, जो कि गलत है. ऐसा कहना, बीटा प्लस डीके बोलना चाहिए, इलेक्ट्रॉन कैप्चर कहना चाहिए. बट हम पेपर से झगड़ा नहीं कर सकते एग्ज़ाम हॉल में. तो जो हम लोगों ने एक्सपीरियंस किया वो बात आपको बताया जाता है कि ये हकीकत है और नंबर आने के लिए क्या करना है. तो सेकेंड पॉइंट लिख लीजिए, इफ़ नथिंग हैज़ बीन मेंशनड, इफ़ नथिंग हैज़ बीन मेंशनड, nothing has been mentioned about, nothing has been mentioned about the mode of beta decay, the mode of beta decay, then we will assume, then we will assume to be बीटा माइनस डीके. ऐसा एग्जाम वाले पूछते इसलिए मैंने लिखवाया, जो कि गलत है. बट अब जो एग्जाम देना तो जानते रहना, बीटा माइनस डीके. ठीक है, ओके. अब जरा देखते हैं कि इन लोगों में क्यू वैल्यूज कितना आएगा, इन लोगों का क्यू वैल्यू कितना होगा. तो यही हम लिखते हैं, हर एक के नीचे लिख देते हैं. ये क्यू वैल्यूज हम पढ़ने जा रहे हैं. क्यू वैल्यू ड्यूरिंग बीटा डीके. तो बीटा माइनस डीके में देखा जाए तो लिखा जाए क्या, क्यू वैल्यू इक्वल क्या होना चाहिए सर, क्या होना चाहिए. अभी ये जानबूझ के बता रहे हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का मास का बहुत फ़र्क पड़ता है और ये आता है तो बड़ा कन्फ्यूजन होता है बच्चों को, इसलिए मैं आपको स्पेशली इस विषय बताना चाहता हूँ. अल्फ़ा में देखा आपने कि सीधा जो एलिमेंट दिया है उसमें से प्रोडक्ट का मास घटा दीजिए, सीधा आंसर आ जाता था, बिकॉज वहाँ इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज नहीं था. यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों का लेन देन है, इसलिए यहाँ पे आपको जानना ज़रूरी है. हम तीनों चीज़ आपको करके दिखाते हैं. बीटा माइनस डीके में क्या होना चाहिए, मास ऑफ न्यूक्लियस ऑफ एक्स. देख रहे हैं क्या लिख रहे हैं, मास न्यूक्लियस, सब न्यूक्लियस लिखा है दोनों, तो न्यूक्लियस लिख रहे हैं. मास ऑफ न्यूक्लियस ऑफ एक्स माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस ऑफ वाई, न्यूक्लियस ऑफ वाई ये हो गया, माइनस मास ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन माइनस मास ऑफ एंटी न्यूट्रिनो. तो आपको पढ़ाया जाएगा एंटी न्यूट्रिनो और न्यूट्रिनो का मास जीरो नहीं होता है, बट बहुत ही नेग्लेजिबल होता है. बहुत इलेक्ट्रॉन के मास के भी बहुत नेग्लेजिबल होता है. ये न्यूट्रिनो एंटी न्यूट्रिनो आपको नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ाएंगे, जानकारी जितनी जानकारी है उसका बताया जाएगा. बट अभी के लिए यहाँ पे नेग्लेक्ट करेंगे, बिकॉज क्या बताएंगे, ये जीरो नहीं है, मास जीरो नहीं होता, बट बहुत ही नेग्लेजिबल होता है, तो उसको नेग्लेक्ट करेंगे. इतना इंटू सी स्क्वायर.
ये तो हो गया। अब अगर इसको हम ये तो न्यूक्लियर मास लिखा है, बट देखते हैं एग्जामिनेशन में वो लोग एटॉमिक मास लिखे रहता है, तो आपसे क्वेश्चन इस तरह से आएगा क्यू वैल्यू का, तो ध्यान से पढ़ना है कि व्हाट इज द रिलेशन फॉर क्यू वैल्यू, एक्सप्रेशन फॉर क्यू वैल्यू ऑफ दिस रिएक्शन ABCD दिया हुआ है। इफ गिवन मासेज आर एटॉमिक मासेज की न्यूक्लियर मासेज, बच के रहना है। क्या अल्फा में क्या है, एटॉमिक मास कहे चाहे न्यूक्लियर मास कहे, दोनों में सेम आएगा, बट यहाँ पर बता अलग होगा। तो यहाँ को तोड़ा जाए, देखा जाए क्या होता है, देखा तो जाए। तो न्यूक्लियस ऑफ मास ऑफ x कितना होगा, तो कहता है मास ऑफ एटम ऑफ x माइनस इलेक्ट्रॉनों को मास घटा लेते, एटम में से इलेक्ट्रॉन को मास घटा देंगे तो न्यूक्लियस को मास बचेगा, इनटू कितने इसमें इलेक्ट्रॉन्स होंगे बालक, x में जितने प्रोटॉन हैं z इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस का मास n का, y का न्यूक्लियस का मास, तो लिख रहे हैं कि इसके एटम का जो मास होगा, तो मास ऑफ एटम ऑफ y माइनस कितने इलेक्ट्रॉन होंगे Z+1 माइनस Z+1 Me, ये हो गया, और एक और माइनस Me, ये इंटू C², ठीक है। अब देखो क्या होता है, यहाँ से माइनस ZMe है, यहाँ प्लस ZMe आएगा, और यहाँ पे माइनस Me है, यहाँ माइनस Me आएगा, यहाँ माइनस Me एक आएगा, है ना। तो ये ZMe था, अलग से लिखा जाए साफ साफ, ये मास किसका लिखे हम लोग, ये माइनस क्यों, प्लस ना बालक यहाँ पर, इसका ये दोनों मास जोड़ना है ना, यहाँ माइनस क्यों कर दिए हम लोग। ये हो गया हमारा रिएक्टेंट का मास, मतलब जो एलिमेंट है उसका मास माइनस इसका मास, तो इन दोनों मास को ऐड लिखेंगे ना, तो ये यहाँ पर है, ये हमारा प्लस Me, ध्यान रहे। सो कितना आ गया ये वैल्यू, सो Q इक्वल क्या आ गया, माइनस ZMe प्लस ZM खत्म हो गया, यहाँ माइनस Me और प्लस Me खत्म हो गया, तो क्या बचा, M ऑफ x माइनस M ऑफ y, ये खत्म, इंटू क्या C²। ये देखो जैसे अल्फा में था वैसे ही बीटा माइनस में भी होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन का एडजस्टमेंट हो जाता है, कोई चेंज नहीं। एक्चुअली जितना इलेक्ट्रॉन बढ़ा तो इलेक्ट्रॉन घट गया, शॉर्टकट समझने का तरीका है कि जितने इलेक्ट्रॉन बढ़ा एक इलेक्ट्रॉन घट गया था, इलेक्ट्रॉनों का चेंज नहीं हुआ इसलिए कोई चेंज नहीं पड़ा, बट ऐसा हर जगह नहीं होगा। देखो अभी बीटा प्लस में आओ, देखो सब चेंज हो जाएगा। तो इसको मिटा लेता हूँ मैं, इसको मैं मिटा लेता हूँ, ये बीटा प्लस वाला का यहाँ पर लिखने जा रहे हैं हम लोग। तो ये हुआ आपके लिए बीटा माइनस का हुआ, ठीक है। अब बीटा प्लस का हम आपके लिए सॉल्व कर रहे हैं। तो बीटा प्लस का देखिए क्या करेंगे, Q इक्वल टू न्यूक्लियर मास ऑफ x माइनस न्यूक्लियर मास ऑफ y माइनस इलेक्ट्रॉन का मास Me और न्यूट्रिनो का मास नेग्लेक्ट किए का C²। तो ये कितना हो जाएगा, मैंने ये ऐसे ब्रैकेट करके प्लस है बालक, पहले पिछले जैसा ही है। अब बोलो, तो अब हम एटॉमिक मास लिखने जा रहे हैं, तो M ऑफ N लिख रहे हैं तो न्यूक्लियर मास है, नहीं लिख रहे हैं तो एटम का मास है, ठीक है। अब x कैसे लिखोगे, तो mx माइनस इसमें जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो कितने इलेक्ट्रॉन हैं Z, जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन एटम में, तो माइनस हो गया Z इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये न्यूक्लियस का मास हो गया, एटम में से इलेक्ट्रॉन का मास घटा दिया, माइनस इधर आ जाओ, M ऑफ y एटम में से उसमें जितने इलेक्ट्रॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन है Z-1, तो इसमें से Z-1 मास घटाए और एक और Me यहाँ जोड़े,
इंटू सी स्क्वायर। अभी कितना हो देख रहे हो, एम एक्स माइनस जेड एम ई प्लस जेड एम खत्म हो गया, माइनस एम वाई हो गया, एम वाई हो गया। लेकिन देखो ये प्लस एम ई प्लस 2 एम ई यहाँ, इसलिए माइनस 2 एम ई यहाँ आ जाएगा। ये देखो, ये बात आपको ध्यान रखना है। बीटा प्लस में यहाँ पर माइनस 2 एम ई एक वर्ड, नया वर्ड आ जा रहा है, इसलिए बीटा प्लस का मैं यहाँ लिख देता हूँ। आप घबराएं मत, आपको हम करके दिखा रहे, कि आपको याद हो जाएगा अभी का अभी। ये क्या हुआ, एम एक्स में से एम वाई घटाना है, उसमें से 2 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी घटाना है, इंटू सी स्क्वायर करना है। लास्ट बस इसका कर दे, इलेक्ट्रॉन कैप्चर का भी कर दे और आपको याद करा दे। चलिए, तो इलेक्ट्रॉन कैप्चर में एक्स का हुआ है ना, और जेड ये अपना मास लिखा जा। ये तो जो हो ही गया कि एक्स का मास माइनस वाई, इसमें ये इलेक्ट्रॉन का मास यहाँ नहीं है ना भाई, इसमें एक इलेक्ट्रॉन का मास भले यहाँ जुड़ जाएगा। यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन का मास और जोड़ सकते हैं, एम ई कर सकते हैं। न्यूक्लियस है ना वाला, न्यूक्लियस और एक इलेक्ट्रॉन में से घटाना होगा किसको, मास ऑफ न्यूक्लियस ऑफ वाई का। न्यूट्रिनो का तो नेगलेक्ट करना है, तो ये कितना हो जाएगा। तो अगर हम इसको एटॉमिक मास लिखना चाहें तो मास ऑफ एक्स, और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, जेड, माइनस जेड इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये हो गया। और एक एम ई हमारे पास यहाँ से आया, माइनस इसका वाई के एटम का मास, तो मास ऑफ एटम ऑफ वाई माइनस उसमें से जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उनके मास को हटा देंगे, इंटू सी स्क्वायर। ये भी करीब करीब वही आ गया। देखो, इसमें से माइनस जेड एम ई और यहाँ से प्लस जेड एम ई कैंसिल हो गया। यहाँ प्लस एम ई है, माइनस एम ई अभी ख़त्म हो गया, इसलिए ये भी हो गया एम एक्स माइनस एम वाई इंटू सी स्क्वायर। तो हम इलेक्ट्रॉन कैप्चर को क्या लिख देंगे, उसका क्यू वैल्यू क्या लिख, वो भी ये अच्छा है, एम एक्स माइनस एम वाई बस इंटू क्या, सी स्क्वायर। और अल्फ़ा के लिए क्या था, वो भी अच्छा था, एम ऑफ एक्स माइनस एम ऑफ वाई इंटू सी। और हीलियम का भी माइनस मास ऑफ हीलियम इंटू सी स्क्वायर। यही है बस, तो इसमें भूलने का कोई बात नहीं है, हमने एक्सप्लेन करके कर दिया आपके लिए। इतना याद रखने का भी कोई ज़रूरत नहीं है। क्या याद रखना होगा, अल्फ़ा में कोई इलेक्ट्रॉन का सिर्फ एक जगह लफड़ा है, किसमें, बीटा प्लस पॉजिट्रॉन एमिशन में यहाँ पर माइनस 2 एम ई करना है, बाकी सब जगह सिर्फ मास घटाना है। तो ये क्यू वैल्यू किसी रिएक्शन का निकल जाएगा, है ना। इस पे ये बीटा एमिशन पे क्यू वैल्यू पे क्वेश्चन नहीं आता, बट थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं कि हाँ कौन सही है, क्या होना चाहिए, तो इस पे आप ज़रूर ध्यान रखेंगे, है ना। इस पे हम लोग बीटा डी के हर तरीके कर लिए। बीटा डी के पे ऐसा कोई क्यू वैल्यू पे कोई खास क्वेश्चन नहीं आता। इस पे जो न्यूट्रिनो एंटी न्यूट्रिनो की बात है, ये आपसे नेक्स्ट क्लास में करेंगे और ये टॉपिक फिनिश होगा। फिर हम लोग रेडियो एक्टिविटी का लॉ पढ़ेंगे, कैसे डीके होता है ना, वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज यही फिनिश। थैंक यू।